हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। इस हिंदी प्रश्न पत्र के माध्यम से हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? आदिकाल से प्रश्न है और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब्दुल रहमान हैं, विद्यापति जी हैं, स्वयंभू जी हैं, चंद बरदाई जी हैं। तो आपको इन सभी को पढ़ना है और इनके बारे में रिवीजन करना है, रिसर्च करना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो जैसा आप सभी को पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त हैं, राम काव्य धारा के भक्त कवि हैं और इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में समान रूप से रचनाएं लिखी हैं। तो कवितावली जो है इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, वह इनकी रामचरितमानस जो है वह अवधी में लिखी गई है। अगला प्रश्न जो हमारा है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। अब यहाँ पे जो और विद्वान है सुनीत कुमार चटर्जी जी के बाद में, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, किसने क्या कहा है खड़ी बोली को। कौरवी किसने कहा है, रैक्ता किसने कहा, ये भी आपको पढ़ना होगा। और इसी तरीके से आप जो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से अपनी तैयारी और बेहतरीन कर सकते हैं। संभवतः ये कहा जा सकता है कि विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो हमारी तैयारी में मूल मंत्र का काम करते हैं, या कहते हैं कि नींव का काम करते हैं। इनसे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का लेवल पता चलता है, प्रारूप पता चलता है और आप इनसे अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं और उनकी व्याख्या से उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, उस विषय को तैयार कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रिया किस रूप में देखा गया है? तो वी ऑप्शन होगा, प्रेमी के रूप में। जो सूफी थे, सूफियों में कौन कौन आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो सूफी थे वो प्रेमी के रूप में आराध्य को मानते थे। आराध्य जैसे जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो प्रेमी, प्रेमिका के रूप में। प्रश्न नंबर 5 जो है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो अभी छायावाद का प्रश्न पढ़ रहे हैं। छायावाद का समय 1918 से 1936 रहा है। तो इसमें ये 2 तरह से वाक्य बने हैं, मतलब कथन बने हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा है, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये किसने कहा है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये वी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। बाकी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं में, तो उनको भी तैयार करना है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से जो बताया स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वह रामविलास शर्मा जी जो हैं प्रगतिवादी रचनाकार हैं, उन्होंने कहा है और उनका समय 1912। डॉक्टर नगेंद्र का समय 1915 है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान से प्रश्न है ये और शुरुआती दौर का ये प्रश्न पत्र है, जैसे हिंदी 2012 जून और नेट का पेपर है ये, ठीक है, जिसका हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो सुख, श्याम, गणेश बताया था मैंने, ट्रिक आपको बताई थी। और इसी तरीके से यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आगे भी जो प्रश्न पढ़ेंगे उनकी ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता होगा कि मिश्र बंधु कौन थे, मिश्र बंधुओं में कौन आते हैं। तो मिश्र बंधु में 3 ही आते हैं, सुख, श्याम, गणेश। अब ये विद्वान है ना, तो हम इनको याद रखने के लिए, अब हमें परीक्षा पास करनी है तो हमें याद करना होगा, तो फिर हम कुछ ट्रिक भी लगा सकते हैं ना।
तो सम्माननीय नाम है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, है ना। तो श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र जो हैं 3 मिश्र बंधु हैं, और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा है, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन किया है इन्होंने लगभग। तो इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न है। पंडित राज जगन्नाथ जो हैं उनकी रचना है रस गंगाधर, जो 17वीं शताब्दी के रचनाकार हैं, और आचार्य विश्वनाथ जी जो हैं ये 14वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि मतलब 4 तार सप्तक हैं, तो प्रथम तार सप्तक जो है उसको तार सप्तक ही कहेंगे। तो 7 कवि हैं प्रत्येक में, जो आपको याद रखना है। ट्रिक भी मैंने बताई है काफ़ी वीडियोस में, आगे भी बता दूंगी आप सभी को यदि आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो तार सप्तक में नहीं आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये दूसरे तार सप्तक में आते हैं। तीसरा तार सप्तक है, चौथा तार सप्तक है। आप लोग इनको ट्रिक से याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है द्वितीय तार सप्तक में आते हैं, बाकी गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी ये तार सप्तक में आते हैं, इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न जो है, जैसे ऐसे भी प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट परीक्षा में भी बनते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी बनते हैं, कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो जो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल जी का, उससे संबंधित है, और राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष जो है 1968 है, याद रखिएगा। मैला आंचल है मैरीगंज, पूर्णिया जिला, बिहार से, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो उन्होंने 10 गुण माने हैं, आपको याद रखना है। 10 गुण और 10 दोष माने हैं। जो वामन है उन्होंने 20 गुण 20 दोष माने हैं, ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट और सभी परीक्षाओं में अक्सर बराबर मतलब 10 से 12 बार पूछा जा चुका होगा, तो आगामी परीक्षाओं में भी आ सकता है। और ये हाल में ही देखिए 2012 में पूछा गया है, तो अभी हाल ही में शायद 19-20 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ, और 22 में भी रिपीट हुआ है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, 10 होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा व्याकरण से है। तो यदि आपकी व्याकरण अच्छी नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं व्याकरण जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी क्लास भी आप सभी को उपलब्ध करा सकती हूँ, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं आप, बता सकते हैं आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, या संयुक्त अक्षर कौन से हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अयोगवाह, अंग और आह जो है अयोगवाह हैं, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने कमेंट्री बॉक्स में भी डाला था ये प्रश्न, तो वहाँ पे किसी ने लिखा था, मैंने लिखा है, तो आप लिख ही नहीं सकते हैं, आप तो अपने ज़माने का युग लिख सकते हैं। अंधा युग जो है ये महाभारत पर आधारित है, और ये महाभारत के 18वें दिन पर आधारित है, जो धर्मवीर भारती जो है उन्होंने लिखा है, 1955 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके कई अलग अलग भाग भी हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से, और टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न बना है कि अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है, तो ये गीति नाटक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न की प्रथम गीति नाटक है, तो आम बात है ये प्रश्न बन जाए। तो प्रथम गीति नाटक जो है करुणालय को माना गया है, 1913 प्रकाशन है, जो जयशंकर प्रसाद का गीति नाटक है। अगला प्रश्न जो है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं। तो ऐसी जो पंक्तियाँ हैं रिपीट होती रहती हैं सभी परीक्षाओं में। यदि आप PYMCQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है लगभग 50 से 60% आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। बाकी आपको अभ्यास करना होगा, रिवीजन करना होगा और डिटेल से पढ़ना होगा। तो आप 80% ऐसे तैयारी यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित आपको हर जगह सफलता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 80% तो किसी का कट ऑफ नहीं बनता है। JRF के लिए
JRF के लिए लगभग आप जाएँ तो 70% ले जाएँ, जनरल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो दो रहा समय के रस्त का, घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, 1908 में इनका जन्म हुआ है और ये प्रगतिवादी रचनाकार हैं। ये आपको याद रखना, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैथिली शरण गुप्त भी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, राष्ट्र कवि भी कहे गए हैं। साकेत इनकी प्रमुख रचना है और भी बहुत सारी यशोधरा है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मैथिली शरण गुप्त के। और इनका जो मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के हैं। इनका समय 1886 है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल राय। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आगे किसी भी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है 15वां। समालोचनादर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 1999 समय माना जाता है इनका और ये भी द्विवेदी युग में आते हैं। तो समालोचनादर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ये भी प्रश्न बहुत ही फेमस है परीक्षा की दृष्टि से और जो है रिपीट होता रहता है अलग अलग परीक्षाओं में। 16 नंबर प्रश्न जो है हमारा कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो बहुत ही फेमस रचनाकार हैं जिन्होंने शेखर एक जीवनी लिखी है, आज्ञा जी, और तार सप्तक का प्रकाशन किया है। प्रयोगवादी रचनाकार हैं, 1911 में इनका जन्म हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, शिखर से सागर तक। बाकी यहाँ पे निराला जी हैं जिनका समय 1899 है। मुक्तिबोध 1917, धर्मवीर भारती 1926, आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे भी जब हमारी क्लासेस आएंगी उनमें मैं रिपीट करती रहूँगी ये, तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें याद रह जाएंगी, क्योंकि परीक्षा में क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है या डायरेक्ट इनका जन्म समय पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो है आपका, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और बी ऑप्शन है कि यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही आंशिक सही हैं क्योंकि विद्वानों ने ऐसा कहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विभावना मतलब भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न बना है और विभावना का जो है वर्णन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है और विभाव ही रस का हेतु है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? ये ए सही और वी आंशिक सही है। ए तो सही है, वी जो है आंशिक सही है। अगला है कि छायावाद से प्रश्न बना है कि छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। और बी ऑप्शन है कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए आंशिक सही और वी सही है। और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। अब यहाँ से क्रमागत प्रश्न है, ये बनते ही है। नई कविता से प्रश्न बना है, नई कविता भी फेमस है, 1955 समय है नई कविता का और अज्ञा से ही संबंधित है। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है और नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो दोनों ही सही हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंशिक सही, और ए जो है आंशिक सही है, बी सही है पूर्णतः। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है क्रमागत लगाने के लिए, तो आपको इसके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ही रिवीजन करना होगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी और याद भी रहेंगी लंबे समय तक। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें जाके नोट करेंगे। इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिश्रबंधु विनोद, जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न जो है आपका, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है?
देखिए, एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन साहित्य नहीं बदल सकता है। हाँ, सिलेबस में इधर उधर हो सकता है लेकिन जो चीज़ें हैं साहित्य की, जो आदिकाल है, जो भक्तिकाल है, जो रीतिकाल है, जो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद है, वो वही रहेगा। ठीक है, रचनाकार हाँ इधर उधर हो सकते हैं। तो आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जैसा है वैसा ही पढ़ना है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा असमंजस में ना पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ऑथेंटिक पुस्तकों का अध्ययन करें, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो 22 नंबर, नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्म समाज सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। अब इनका समय क्या है आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, पेन या पेंसिल का यूज कर पाती तो लेके बता देती। आप लोग अगर सर्च करके पढ़ेंगे तो और भी नई चीज़ें आपको दिखेंगी और आप इनको लिख के नोट करके मतलब पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद भी रहेगा आप लोगों को, जो आपके लिए भविष्य के लिए बेहतरीन रहेगा। क्योंकि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पढ़ाएंगे। और अगला प्रश्न जो हमारा है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्मतिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे जो 24 नंबर है, इसका सही जवाब जो होगा, देखिए सुमित्रानंदन पंत जो है 1900 समय है इनका, जयशंकर प्रसाद जी का 1889 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 1898 है, महादेवी वर्मा जी 1907 हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है सबसे पहले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम कौन सा है? तो 24 आप लोग ये रचनाएं नोट करेंगे और जानेंगे कि ये किसकी रचनाएं हैं, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, काव्य कृतियाँ हैं, विधा बता दी है कि कविताएं हैं, ये लंबी कविताएं हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ये सभी जो हैं लंबी कविताएं। प्रश्न ये भी बनता है कि लंबी कविताएं, इनमें से लंबी कविता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। युगवाणी सबसे पहले आएगा और युगवाणी पंत जी की है, ये भी मैं बता देती हूँ। कुकुरमुत्ता निराला जी की है। हरी घास पर क्षण भर ये जो है अगे जी की है और गीत फरोश जो है ये 1953 में प्रकाशित भवानी प्रसाद मिश्र की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो निराला जी के जो उपन्यास हैं कुल मिला के यही हैं जो अधिक बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है आप लोग सर्च करिए, अपनी पुस्तक में देखिए और जो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो आपके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आए हैं उनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रगतिवाद आएगा, फिर प्रयोगवाद आएगा, फिर नई कविता, फिर अकविता। तो 26 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रगतिवाद 1936 है, प्रयोगवाद आपका वही 1943 में प्रारंभ हो गया था, नई कविता 1955 में आई थी और अकविता आपकी वही 60-65 के बीच में आई है। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम लगाना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि भरत मुनि जी जो है सबसे पहले आएंगे, जो बी ऑप्शन में है। भरत मुनि का समय 2री सदी है, आनंद वर्धन 9वीं सदी है, विश्वनाथ जी 14वीं सदी है, जगन्नाथ जी 17वीं शताब्दी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे शताब्दी के सदी लिख सकते हैं आप, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे जो है आपका यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब क्या होगा? रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा, ये अधिकतर बार जो है पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो आप इनको नोट जरूर करेंगे कि रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है और इनका जो है किस जो लेखिकाएं कौन हैं जिन्होंने ये लिखे हैं।
रुकोगी नहीं राधिका 1967 में प्रकाशित हुआ है। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित हुआ है। चाक 1996 माना जाता है। आवा 1999 माना जाता है। आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक और प्रश्न है, उसके बाद जो है मैच करने के लिए भी बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। यदि आपको एक भी पता होता है तो आप आसानी से जो है लगा सकते हैं अपना सही आंसर। तो यहाँ पे प्रेमाख्यानक मतलब सूफी काव्य से आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। अब अगला प्रश्न ये सूफी काव्य से ही है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब 29 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। तो साथियों हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे और मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ में, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।